कौन कौन सी है इसको समझते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर पूरा विस्तार हो जाएगा। ओके, पहला क्या आपका है ए, दूसरा बच्चों क्या है, कौन सी विटामिन क्या है डी, और तीसरी विटामिन आपकी ई, और कौन सा है के। ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, क्या ये दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। ए डी ई के 4 विटामिन होती हैं, किसमें? वसा में घुलनशील। ऐसी विटामिन है जिसे हमें डेली खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो जल में घुलनशील विटामिन थी उस विटामिन, इससे एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी। इस बात को अभी आप लोगों ने समझा है। जो रतौंधी नामक रोग है, इसमें क्या होता है, जो त्वचा होती है ना, त्वचा समझ रहे हैं ना, त्वचा माने स्किन, ठीक है, त्वचा, और क्या होता है, कार्निया की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, त्वचा कार्निया आदि में, समझो, त्वचा कार्निया, समझ रहे हो, त्वचा कार्निया, ठीक है, में क्या होता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, त्वचा कार्निया में क्या होता है बच्चों? सूजन आ जाता है, समझिएगा। ठीक है, इसमें सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है या फिर सूजन होती है। ठीक है, सुनो ध्यान से। त्वचा क्या होती है? सूखने लगती है, मतलब कार्निया में जो द्रव की मात्रा है वो क्या होती है? नष्ट होने लगती है, यानी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें सूजन हो जाता है और हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक तो आप रतौंधी जान गए, इसमें दूसरा रोग इसमें क्या होता है बच्चा? रोगथैल्मिया। कितना अच्छा नाम है ना, क्या जी? इसको सीधे लिखना चाहिए था, क्या जी? रोगथैलिया सही रहता है, कहाँ रख दिया? क्या जी? रोगथैल्मिया नामक रोग होता है, समझ में आया क्या? इसे क्या कहते हैं? सूखी आंख के नाम से जानते हैं। क्या जी? सूखी आंख के नाम से जानते हैं। समझ में बात आई? ठीक है, पहला कौन है? विटामिन ए, जिसका नाम क्या है? रेटिनॉल, रासायनिक नाम। होने वाला रोग पहला का है रतौंधी। इसमें क्या होता है? त्वचा और कार्निया में सूजन होने लगती है, जिससे त्वचा सूखने लगता है, जिसके कारण दूसरा एक रोग होता है जिसे कहते हैं केजी रोगथैल्मिया। इस रोग को, यह जो रोग होता है, इसमें क्या होती है? आंखें सूखने लगती है। लिखा है सूखी आंख, माने द्रव की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या फिर द्रव की मात्रा नष्ट होने लगती है, जिससे यह रोग हो जाता है, क्वेजी रोगथैल्मिया नामक रोग। विटामिन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? संक्रमण। ठीक है, संक्रमण रोधी, समझिएगा बात को, विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। एनी डाउट? नहीं। अब इसका स्रोत क्या है, यानी क्या क्या खाएं ताकि हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, तो देखो, गाजर का नाम आप लोग सुने होंगे। स्रोत इसका क्या है बच्चों? गाजर है, ये सबसे मस्त स्रोत है गाजर। पूछा जाता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है बच्चा? गाजर। क्लियर हो गया। और इसके बहुत सारे स्रोत हैं, आम है, पपीता है, अमरूद हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्य स्रोत कौन सा है? गाजर है। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग चलते हैं किस पे? दूसरा जो विटामिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसे जानते हैं, इसका रासायनिक नाम समझिए। इसका रासायनिक नाम आपका क्या है बच्चा? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कोई डाउट है क्या बच्चों? नहीं ना। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब समझो, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको समझ लीजिए ना। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, बताइए तो जरा। अरे विटामिन का नाम ना है कैल्सीफेरॉल, रोग कौन सा होता है? हाँ, तो हड्डी का कमजोर होना। ठीक है, अब समझो, यह जो विटामिन होता है ना, विटामिन डी को 2 भाग में रखा गया है। ठीक है, विटामिन डी को कितने भाग में रखा गया है? 2 भाग में। ध्यान दो, विटामिन D2 और विटामिन D3। अब तक ले आप बस इतना ही जानते थे कि विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल होता है और ये इससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है।
ठीक है। लेकिन आज आप लोग जानो कि जो विटामिन डी होता है 2 प्रकार का होता है, एक D2 होता है और एक D3 होता है। इसका निर्माण कैसे होता है हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रस्तुत कराएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी टॉपिक है विटामिन डी, छोटी टॉपिक नहीं है। इसके लिए पूरा कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, इसलिए इस टॉपिक को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, ठीक। इसमें आप विटामिन चारों जान लीजिए अच्छे से, बाकी इसकी विस्तार जो है अगले वीडियो में होगा। विटामिन डी को अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, ओके। चलिए, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया, इसे 2 भाग में रखते हैं, D2 और D3, क्लियर हो गई। चले, अब इसका क्या है रासायनिक नाम, अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये किसका नाम है बच्चा, विटामिन D2 का, ठीक है। विटामिन D3 का जो नाम है वो क्या होगा, कोली कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, कोरी ना हो, कोली, कोली जानती हो ना, वो गली ओली कोली वो वाला कोली कैल्सीफेरॉल। क्या, कोली कैल्सीफेरॉल। बहुत ध्यान से बात को समझना, ठीक है ना, ध्यान दो। कोली कैल्सीफेरॉल ये विटामिन D3 का नाम है। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या, अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, इसमें होता क्या है, ये कैसे होता है ये समझना है। डी, विटामिन डी हमारे शरीर में आता कैसे है इसको समझना है। ये दोनों विटामिन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, समझे, किसके माध्यम से पहुंचता है, प्रकाश संश्लेषण, या फिर हम सीधे संश्लेषण माध्यम से बोल सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण बोले या सीधे संश्लेषण बोले, नो प्रॉब्लम। ये जो दोनों विटामिन होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आती है। अब इन दोनों विटामिन का मतलब क्या है, विटामिन डी है, समझे, यानी विटामिन डी है। अब आगे आते हैं विटामिन ई के बारे में समझते हैं। नाम का है टोकोफेरॉल। कौन फेरॉल, देखा है, जो कैल्सीफेरॉल है, जो टोकोफेरॉल है ना, क्या हो जाएगा, टोको ना कहते हैं, एक को बार टोकिया मत, नहीं तो ठीक ना पड़ी ना। तो ई का है टोकोफेरॉल, समझो ध्यान से, टोकोफेरॉल, एक को बार टोको नहीं, नहीं तो क्या हो जाए, हेरा फेरी। हाँ, तो टोकोफेरॉल जो विटामिन होती है, समझ में आए, इससे कौन सा रोग होता है ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है, ध्यान दें। इससे एक रोग होता है जिसे कहते हैं जनन क्षमता में कमी। क्या, जनन क्षमता में क्या कमी, ठीक है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होता है, विटामिन ई के कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ई के कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, ये पहला हो गया। इसी का मुख्य पार्ट क्या है, क्या होगा, बांझपन का नाम सुने हो, बांझपन मतलब ये बांझपन क्या केवल स्त्री के कारण होता है या पुरुष से भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। देखो, बांझपन दोनों में होता है, नर भी इसका उत्तरदायी है और मादा भी इसके उत्तरदायी हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नर कैसे है, अगर शुक्राणु सुडौल नहीं होगा, शुक्राणु समझो ध्यान से, शुक्राणु जो है वो शक्तिशाली नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कभी भी निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने की शक्ति होनी चाहिए। वहां तक जाने से पहले ही अगर वो नष्ट हो गया तो क्या निषेचन की क्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए ये भी उत्तरदायी है, कौन, नर भी। नर का शुक्राणु अगर शक्तिशाली है तो अंडाणु तक पहुंचेगा शुक्राणु, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात क्या है, अंडाणु, मादा में क्या, अंडाणु होता है, अगर यह सक्रिय नहीं है, ठीक है, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु निकल के गर्भाशय तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब यहाँ आएगा ही नहीं तो शुक्राणु इसमें जाएगा कैसे, सिंपल सी बात है। अंडाशय से अंडाणु निकलकर जब तक गर्भाशय तक आएगा नहीं, ठीक है, तब तक शुक्राणु उसके साथ निषेचन करेगा नहीं, ठीक। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, निषेचन होगा नहीं, अर्थात बच्चे का निर्माण होगा नहीं, सीधी सीधी बात है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है,
क्या कहलाती है? निषेचन। और ये जब निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं तो क्या वहाँ पर संतान उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो ऐसी घटना है किसके कारण? विटामिन ई के कारण, जिसका रासायनिक नाम क्या है बच्चा? टोकोफेरॉल। इससे रोग होने वाला यह है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? क्या खाएं कि ये हमें प्राप्त हो जाए, यानी विटामिन ई प्राप्त होए? उसका नाम क्या है? ध्यान समझिएगा, अंकुरित अनाज। क्या होता है? अंकुरित अनाज। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अंकुरित अनाज में कौन सा अनाज है ना? अंकुरित अनाज में सोयाबीन हो सकता है, मूंग हो सकती है, चना हो सकता है, ठीक है, गेहूं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये सभी चीज़ें क्या है? अंकुरित करके खाए। तो ऐसी हालत में विटामिन ई की भी कमी होगी, प्रोटीन कमी नहीं होगी, मतलब वृद्धि होगी, और प्रोटीन भी बनेगा, ठीक है। इसलिए अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका क्या है? विटामिन ई है। कौन है? विटामिन ई का नाम हमने क्या बताया? क्या बताया? टोकोफेरॉल। अब देखो यह रोग होता कैसे है और ये एक सुरक्षा हमको कैसे प्रदान करता है, ठीक है। जो टोकोफेरॉल है हमारे शरीर में कैसे ये पहुंचता है, ठीक है, और हमारे शरीर में जाने के बाद इसका निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ समझना है। समझ आया? ठीक है ना बनी? दीपा बच्चा कौन प्रॉब्लम? नान बाय आवा है। देखा टोकोफेरॉल समझो। यहाँ पर यहाँ देखो टोकोफेरॉल जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इसको हमने कहा कि इसकी कमी से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जानिए कि विटामिन ई हमारे शरीर में कैसे बनता है, ठीक है। विटामिन ई जो है यानी टोकोफेरॉल जो है यानी कि क्या करता है? आरबीसी के संश्लेषण में, आरबीसी के अणुओं के निर्माण में मदद करता है। कौन? टोकोफेरॉल। किसके निर्माण में? आरबीसी के अणुओं के निर्माण में कौन मदद करता है? टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई। क्लियर हो रहा है ये बात? विटामिन ई क्या करती है? आरबीसी के अणुओं का निर्माण करती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में मेंटेनेंस होती है, जिसके कारण क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन के लिए शक्ति मिलती है। समझ में आया? इसलिए विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा इसमें आपको और नोट करना होगा, बहुत थोड़ी सी पॉइंट है कि अगर हमारा फेफड़ा प्रदूषित हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि शरीर में विटामिन ई की कमी है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से एक और रोग होता है, क्या? फेफड़ा प्रदूषित होने लगता है। समझ रहे हो? फेफड़ा का प्रदूषित होना किसका कारण है? विटामिन ए का कारण है। फेफड़ा जो होता है प्रदूषित होता है किसके कारण? विटामिन ए के कारण। क्यों? क्योंकि जो वायु मार्ग होता है, क्या होता है? वायु मार्ग माने श्वसनी, ठीक है, ये क्या होने लगती है? बाधित होने लगती है। क्या होने लगती है बच्चों? बाधित होने लगती है। बाधित बोले तो वायु के मार्ग में रुकावट होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? फेफड़े तक वायु पहुंच नहीं पाती है। इसका मूल रीजन विटामिन ई की कमी। समझ गए? विटामिन ई की कमी के कारण वायु जो मार्ग होता है, उसके जो नसें होती हैं, जो उसके मार्ग होते हैं, वो क्या होते हैं? बाधित होने लगते हैं, जिससे फेफड़े प्रदूषित होने लगता है। क्लियर हो गई? तो विटामिन ई श्वसन क्रिया के लिए भी क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगली बात हम लोग बात करेंगे जिसका नाम क्या है? अगली पॉइंट आपकी क्या है? विटामिन ए, ठीक है, और सॉरी विटामिन के। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेटिनॉल विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई। यह कौन सा होगा? इसका रासायनिक नाम क्या होगा, ठीक है, और इसका यूज क्या है? इससे बीमारी कौन सी होती है? आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। ओके, जो भी समझ में नहीं, जिसको भी समझ में नहीं आएगा इसके बारे में वो पूछ सकता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।